चलो ठीक है, हम लोग इस सेशन में हम लोग क्लॉसेस इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्लॉसेस इनइक्वालिटी का सिंपल जो स्टेटमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t is less than equal to 0। ये क्या होता है ना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसेस इनइक्वालिटी। बेसिकली इसमें यहाँ जो स्टेटमेंट है इसमें इसका दो पार्ट है। पहला इसमें कंडीशन क्या है, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इज लेस देन 0, है ना। यहाँ पर दो लेस देन और इक्वल टू है। जहाँ भी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t हो जाएगा इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये किसके लिए है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये रिवर्सिबल ये बेसिकली ये किस प्रोसेस के लिए है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। और ये जहाँ पे साइक्लिक, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, वो क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं, है ना। साइक्लिक इंटीग्रल dq by t लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज द मेन स्टेटमेंट, दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस, दिस इक्वेशन नोन एज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हम लोग देखेंगे इस न्यूमेरिकल इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि equal to cyclic integral dq by t is equal to 0 for when cycle is reversible, and for irreversible cycle this is less than 0। यहाँ पे जो है इसका डेरिवेशन किया हुआ है। यदि किसी यहाँ रिवर्सिबल साइकिल की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या है, ये दिस इज द हीट इंजन वर्किंग इन ऑपरेटिंग इन साइकिल। दिस इज द, थोड़ा सा हम यहाँ रिवर्सिबल साइकिल का हम लोग देख इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख रहे हैं। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t, जिसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो रिवर्सिबल साइकिल में सबसे पहले दिस इज द हीट इंजन, दिस हीट इंजन वर्किंग इन साइकिल, ओके। अब ये हीट इंजन क्या कर रहा है ना, दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज विड्रॉन फ्रॉम दिस हायर टेम्परेचर, दिस इज सोर्स, है ना। सोर्स जो हायर टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर T1 पे है, यहाँ से क्या कर रहा है ये, दिस हीट इंजन विड्रॉज Q1 अमाउंट ऑफ हीट, विड्रॉज this Q1 amount of heat, and this heat engine delivers work output W and reject this Q2 amount of heat to sink. This is rejected to sink which is at temperature T2। ये लोअर टेम्परेचर इस कंडीशन में हम कह सकते हैं T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2 से बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर इस क्वांटिटी को निकालना चाह रहे हैं, इस क्वांटिटी को हमको निकालना चाह रहे हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इस पूरे साइकिल के लिए क्या होगा, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, है ना। इस हीट इंजन में Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, ऐड किया जा रहा था। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, जब ऐड किया जा रहा था यहाँ +1 लिया जा रहा है, यहाँ पे जो है +n लिया जा रहा है। दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड एट T1 टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस इज रिटन Q1 by T1, क्योंकि हमको क्या निकालना है, Q by दिस क्वांटिटी, हमको ये क्वांटिटी निकालना है। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या हो गया, दिस Q1 by T1 हो जाएगा, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव। वाई, बिकॉज दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू दिस हीट इंजन and this Q2 amount of heat is rejected, that's why this sign is minus sign। तो this Q2 amount of heat rejected at lower temperature, this is T2, तो इसके लिए यहाँ पे Q2 by T2 हो गया। तो कहने का मतलब ये जो क्वांटिटी है इस प्रोसेस के लिए, साइक्लिक इंटीग्रल dq by t हम निकालें इस किसके लिए, इस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो क्या आ गया, Q1 by T1 माइनस T2 by T2 आ गया। अब हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल, अब ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि फॉर किसी भी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है, Q क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी इसको डिराइव कर चुके हैं कि फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल इस हीट एडिशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कहने का मतलब यदि Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, Q1 by T1 इक्वल टू Q2 by T2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों क्वांटिटी क्या हो गया, ये बोथ क्वांटिटी एट सेम, ये जो Q1 में Q2 है, Q2 by T2 होगा। एक्चुअली दोनों बराबर कर दिया गया है। तो कहने मतलब ये क्या होगा, दोनों क्वांटिटी यहाँ सेम है, तो क्या होगा, दोनों क्वांटिटी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब किसी भी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इसको देख चुके हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं। फॉर एनी रिवर्सिबल
If cycle is reversible, then cyclic integral of dq by t will be equal to सुन पा रहे हो? Yes sir. Yes, will be equal to for रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइकिलिंग dq by t will be equal to 0. लेकिन वही हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो वहां पर लेस देन हो जाएगा. लेस देन क्यों हो जाता है ना? यदि हम किसी इरिवर्सिबल साइकिल की बात करें, यदि कोई हीट इंजन है और ये क्या है, इरिवर्सिबल हीट इंजन है, हम इसको यहाँ पे इरिवर्सिबल मान लेंगे, जो क्या है साइकिल में ऑपरेट हो रहा है. यहाँ पे हम लोग फिर से इस क्वांटिटी को हम लोग निकालना चाह रहे हैं. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इरिवर्सिबल हीट इंजन है, पहले किसमें क्या था, वो रिवर्सिबल हीट इंजन था. तो साइकिल इंटीग्रल ऑफ dq by t निकालना है किसके लिए, इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए निकालना है. कि इसका भी क्या हो जाएगा, q1 by t1 minus q2 by t2 हो जाएगा. सेम इक्वेशन सेम रहेगा. क्यों q1 और t1, क्यों, बिकॉज दिस q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, इसीलिए यहाँ पे +1 ले रहे हैं. किस टेम्परेचर पे, तो t1 पे हो रहा है. दिस इज इक्वल टू दिस इज q1 by t1 माइनस q2 by t2. That means Q2 amount of heat is rejected at temperature T2. That's why ये चूंकि रिजेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस अमाउंट. अब देखो इस इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी जो होता है ना, Q2 by T2 is greater than Q1 by T1 होता है. ये किसके लिए होता है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए. दिस इज फॉर इरिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है, दिस Q2 by T2 is greater than Q1 by T1. कहने का मतलब ये हो गया Q2 by T2 क्या होगा, ये Q1 by T1 से ज्यादा होता है. जैसे ये क्वांटिटी ज्यादा हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, इससे ये क्वांटिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं. कैसे हम लोग यहाँ पे 3 - 5 कर दे तो क्या होगा, -2 होगा ना, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस वन, दैट्स वाई दिस वन इज नेगेटिव. तो कहने का मतलब फॉर, इसका मतलब फाइनली क्या हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर इरिवर्सिबल साइकिलिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इज लेस देन 0. तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब कंबाइन कर देंगे साइकिलिक dq by t इज लेस देन इक्वल टू 0. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी. क्लियर है? यस. तो ये हमारा हो गया ये. अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे. अब कुछ न्यूमेरिकल्स को हमको सॉल्व करना है. ये न्यूमेरिकल सॉल्व, अब हम लोग सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो सेकेंड लॉ को तुम्हारा इतनी सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो थ्योरेटिकल चीजों में, तो इतने सारी चीजों को तुम समझ चुके हो. तो सबसे पहले हम लोग क्या सब देखें इसमें सेकेंड लॉ में. सबसे पहले हम लोग सेकेंड लॉ में सबसे पहले हम लोग सेकेंड लॉ में क्या सब देखें. सेकेंड लॉ में हम लोग सबसे पहले चीज हम लोग देखें वो यहाँ पे क्या देखें, हम लोग सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक्स देखें कि फर्स्ट लॉ का क्या ड्रॉबैक था. उस ड्रॉबैक के बाद हम लोग नेक्स्ट कहाँ पर आ गए, हम लोग सेकेंड लॉ, हम लोग पहले इसके बाद हम लोग थर्मल रिजर्वायर के बारे में देखें, है ना. थर्मल रिजर्वायर में हम लोग क्या देखे हैं कि उसमें अलग अलग उसमें सोर्स होता है, सिंक होता है. सोर्स क्या होता है, सप्लायर होता है, और सिंक क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है, हीट. ठीक है. इसके बाद हम लोग ये भी देखें कि जो है वर्क एंड हीट क्या है. वर्क क्या है, हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हीट जो है लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके बाद हम लोग देखें. इसके बाद हम लोग आगे सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में. सेकेंड लॉ में 2 लॉ हम लोग पढ़े. पहला लॉ पढ़े हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा पढ़े क्लॉसियस स्टेटमेंट. तो केपी स्टेटमेंट क्या था, केपी स्टेटमेंट में हम लोग देखे कि भाई इस तरह कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो कंप्लीटली जो है हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, है ना. या सिंगल रिजर्वायर से जो कोई भी हीट लेते हुए कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो कि कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर दे. मतलब कोई भी सिंगल रिजर्वायर से हीट विड्रॉ करते हुए ऐसा कोई हीट इंजन बनना पॉसिबल नहीं है जो कि वर्क उसको कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर दे. तो इसके लिए हम लोग ये केपी स्टेटमेंट था. तो उसके लिए हम लोग वहाँ से हीट इंजन कंसेप्ट उसको हम लोग वहाँ से डिराइव किए. हीट इंजन में क्या किया, वहाँ पे एक हम लोग वहाँ पे सिंक लगा दिए और Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिए. तो इस तरीके से जो हम लोग केपी स्टेटमेंट देखें, केपी स्टेटमेंट से हम लोग हीट इंजन कंसेप्ट डिराइव किए. हीट इंजन कंसेप्ट के बाद हम लोग एफिशिएंसी देखी. जैसे हीट इंजन की बात होती है तो वहाँ क्या होती है, एफिशिएंसी के बारे में सोचा जाता है. कोई भी इंजन है, इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई. तो कहने मतलब सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का पहला जो है केपी स्टेटमेंट से हीट इंजन का कंसेप्ट आया. हीट इंजन में एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी को हम समझे. क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस. इसके बाद हम लोग आगे क्लॉसियस स्टेटमेंट. तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हुए
वहां पर ये देखें कि भाई जो बिना किसी वर्क इनपुट के कोई भी मतलब जो है ना टेम्परेचर को लोअर से हायर की तरफ फ्लो नहीं करवाया जा सकता। मतलब हीट ट्रांसफर कभी भी लोअर से हाई, लोअर टेम्परेचर से हायर जो इस टेम्परेचर की तरफ विदाउट एनी वर्क हम लोग नहीं करा सकते। मतलब जब तक कोई वर्क, जब तक उसमें हम लोग वर्क इनपुट नहीं देंगे, तब तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बन पाया है जो कि हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवा सके। ये चीज हमको हमको बताया गया कि इसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट में कभी भी ऑटोमेटिकली बिना किसी वर्क के हीट ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नहीं हो सकता है। हीट ट्रांसफर जब भी होगा स्पॉन्टेनियसली, खुद से भी हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, हायर टू लोअर जाएगा। लेकिन लोअर टू हायर करना है तो वो खुद बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ वर्क करना होगा, यू हैव टू डू सम वर्क, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझे। क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझने के बाद वहां से क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट आया और हीट पंप का कंसेप्ट आया। तो रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट में हम लोग क्या था, सिस्टम क्या था, सिंक था, लोअर टेम्परेचर हम लोग का सिस्टम था। वहां से हम लोग सीओपी निकाले, तो सीओपी हम लोग रेफ्रिजरेटर का निकाले तो क्या हुआ, सीओपी का जो क्या निकला, Q2 बाई Q1 माइनस Q2, है कि नहीं। Q2 बाई Q1 माइनस Q2 उसका क्या निकला, उसका सीओपी निकला। इस तरह से हीट पंप में आ गए। तो हीट पंप में क्या आ गया, हीट पंप में हमारा सिस्टम क्या हो गया, सोर्स मेरा जो हाई टेम्परेचर वो मेरा सोर्स हो गया। तो उस कंडीशन में सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। सीओपी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। यहाँ पे सीओपी है तो सीओपी में क्या हो गया, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा, तो इसमें जब हम लोग हीट पंप में आ गए तो हीट पंप में हमको सीओपी निकालना था, तो वहाँ पे क्या हुआ, हायर टेम्परेचर मेरा सोर्स है, इसलिए वहाँ पे हो गया Q1 बाई Q1 माइनस Q2। उसका सीओपी क्या आ गया, Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 आ गया। ये हमारा हो गया हम लोग हीट पंप का कंसेप्ट देख लिए। अब ये तो कहने मतलब सेकेंड लॉ में केपी स्टेटमेंट देखे, क्लॉसियस सिस्टम देखे। केपी स्टेटमेंट से हीट इंजन कंसेप्ट आया, क्लॉसियस स्टेटमेंट से हीट मतलब ये जो है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कंसेप्ट आया। तो जो भी हम लोग डिराइव किए फॉर्मूला सीओपी का टर्म्स ऑफ हीट, ध्यान ये रखना है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल इंजन, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन। इसको ध्यान रखना, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। जब भी सीओपी क्यू के टर्म में, हीट ट्रांसफर के टर्म में आएगा, मतलब लो ग्रेड ऑफ एनर्जी के टर्म में आएगा, तो वो दोनों के लिए कॉमन होता है। अब हम लोग आते हैं आगे बढ़े, तो हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए कॉर्नोट साइकिल पे। कॉर्नोट साइकिल, जहाँ कॉर्नोट साइकिल का हम लोग देखे कि कॉर्नोट साइकिल में क्या है, बेसिकली 4 प्रोसेस था। 4 प्रोसेस में क्या सब था, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस था और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस था। तो इसमें हम लोग सीओपी निकाले, इसका हम लोग इफिशिएंसी निकाले। इफिशिएंसी क्या निकला, 1 माइनस TL बाई TH। चूंकि रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल साइकिल बेस्ड है, इसलिए इसका जो इफिशिएंसी क्या निकला, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर। और हम लोग यहाँ पे ये चीज भी देखे हैं, हम लोग यहाँ पे ये भी चीज देखे हैं कि जो है, जो भी मतलब आखिर कॉर्नोट साइकिल क्यों नहीं, कॉर्नोट साइकिल पे इंजन क्यों नहीं बना, वहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट कारण सब देखे कि चारों प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस पे वो पॉसिबल, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल जो है रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखिए कि उसमें 2 प्रोसेस, 4 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस बहुत ही स्लो है, 2 प्रोसेस एक्सट्रीम फास्ट है। तो एक्सट्रीम स्लो एक्सट्रीम फास्ट प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं है, एकोमोडेट करना डिजाइनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। और तीसरा क्या उसमें ड्रॉबैक निकला, सेफ्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, इंजन बहुत बल्कि हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व के स्लोप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए जब साइकिल को क्लोज किया ना तो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, बल्क। तो स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब मींस बड़ा हो गया, दैट मींस इंजन बल्कियर हो गया, इंजन का साइज बहुत बड़ा हो गया। तो कुल मिला के ये जो है एक रेफरेंस मतलब इंजन की तरह देखा गया कि कोई भी कॉर्नोट साइकिल या कोई भी रिवर्सिबल साइकिल होगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर के बीच मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। हम लोग कॉर्नोट साइकिल को देख लिए। कॉर्नोट साइकिल आने के बाद हम लोग क्या है, कॉर्नोट का कॉरोलरी में आ गए, कॉर्नोट थ्योरम आए। तो कॉर्नोट थ्योरम में क्या सब था, पहला थ्योरम क्या था कि भाई उसमें एक रिवर्स एक जब सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और दूसरा इरिवर्सिबल हीट इंजन है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन का जो उसका एफिशिएंसी होगा हमेशा इरिवर्सिबल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मेरा पहला कॉर्नोट था, ये पहला मेरा उसका कॉरोलरी था, पहला थ्योरम था। सेकेंड थ्योरम क्या था, यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच यदि बहुत सारे उसमें रिवर्सिबल हीट इंजन को दे दें तो उसका सबका एफिशिएंसी क्या होगा, सेम होगा। ये मेरा सेकंड मेरा वो था, कॉरोलरी था, सेकंड थ्योरम था। तो इसके आधार पर हम लोग क्या देख लिए, ओवरऑल कंक्लूजन ये आ गया कि भाई किसी भी रिवर्सिबल साइक्लिक इंजन का एफिशिएंसी जो है हमेशा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो वर्किंग सब्सटेंस उसको कोई मतलब नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर।
ये हमारे पास आ गया क्या, कार्नोट साइकिल का हमारे पास आ गया कार्नोट, जो भी कार्नोट साइकिल बेस्ड या जो भी रिवर्सिबल साइकिल होगा उसका हमारा ये कंक्लूजन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कार्नोट साइकिल देखे, कार्नोट थ्योरम देख लिए। अब कार्नोट थ्योरम के बाद हम लोग अब रिवर्सिबल की बात आ रही है, तो हम लोग रिवर्सिबल इंजन में जो भी हम लोग वहाँ पे हीट इंजन बनाए थे, हीट इंजन देखे थे, रेफ्रिजरेटर देखे थे, हीट पंप देखे थे, तो जितना भी फॉर्मूला हमारा जो क्यू के टर्म में था, अब उसको क्या कर लिए हम लोग, टेम्परेचर के टर्म में उसको डिराइव कर लिए, है ना। यदि हमारा हीट इंजन रिवर्सिबल है तो उस कंडीशन में मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, 1 माइनस TL/TH हो जाएगा। यदि मेरा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे COP क्या हो जाएगा, TL/TH-TL या T2/TL-T2। यदि मेरा हीट पंप रिवर्सिबल है तो उसका COP क्या हो जाएगा, TH/TH-TL, है कि नहीं, या तो उसका सकते हैं उसमें T1/TL-T2। इस तरीके से हम लोग जो भी हमारे पास रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी देखे, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का COP देखे और रिवर्सिबल हीट पंप का हम लोग वहाँ पर COP निकाले। इतने सारे करने के बाद हम लोग आगे कहाँ, हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी में। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी में हमको फाइनली ये पता चल पा रहा है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ/T क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, जिसमें कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ/T 0 के बराबर कब होगा, रिवर्सिबल साइकिल के लिए 0 हो जाएगा और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड लॉ का ये कंप्लीट कंटेंट यहाँ तक है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। यस, ये हमारा सारांश था, समरी था, वो समराइज किए, जितने जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं इस 5 मिनट में उसको हम लोग समराइज कर लिए। अब इस समराइज करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस न्यूमेरिकल में आते हैं। देखो न्यूमेरिकल है, बहुत इसका इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कुछ मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है, बस 2-3 कंसेप्ट उसको यूज़ करना है और बहुत अच्छे से बनेगा। इसका न्यूमेरिकल तो समझ लो कि बनना ही बनना है। ये न्यूमेरिकल कहीं मिल जाए ना तो पहले क्वेश्चन को खोजना, तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में पहले सेकेंड लॉ को लोग, जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल होता है पहले उसको लोग सॉल्व करते हैं। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे कंफर्ट जोन पे। तो जो फर्स्ट लॉ का भी, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ का जो न्यूमेरिकल है उसमें बेसिक्स है, बेसिक चीज़ें हैं उसमें, वर्क एंड हीट का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लोग सेकेंड लॉ को अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं। चलो एक एक वर्ड को समझना है, एक एक थर्मोडायनामिक्स में एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस में वर्ड्स का इंपॉर्टेंस रोल है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ए रिवर्सिबल हीट इंजन, देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं? यस सर। यस हाँ, सर। एक हीट इंजन है जो कि रिवर्सिबल है, ध्यान रखना, इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, ए रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, क्योंकि कहीं भी रिवर्सिबल आएगा तो हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी किसके टर्म में होगा, टेम्परेचर के टर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि कोई रिवर्सिबल वर्ड आ गया तो एफिशिएंसी किसके टर्म होगा, डायरेक्टली हम लोग टेम्परेचर का टर्म लिखेंगे। यदि रेफ्रिजरेटर है तो COP किसके टर्म में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं। यदि रिवर्सिबल नहीं है तो उसको हम लोग टेम्परेचर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। यदि कोई इरिवर्सिबल इंजन है तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर, उसको एफिशिएंसी को हम लोग टेम्परेचर के टर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसी को ध्यान रखना है। ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा एक हीट इंजन है, ये क्या है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है ना। दिस हीट इंजन रिवर्सिबल, दिस इज ऑपरेटिंग बिटवीन 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देख पा रहे हो ना? यस सर। यस, दिस इंजन ड्राइव्स, ये इंजन क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। ध्यान रखना है, बेसिकली दिस इंजन ड्राइव्स ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है, और ये क्या है, ये भी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, which operating between 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है ना, ये किसके बीच काम कर रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और -18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम कर रहा है। स्टिल देयर इज ए नेट वर्क आउटपुट ऑफ 370 किलो जूल। इतना हो, ये हीट इंजन जो इसको ऑपरेट कर रहा है, इसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये हमको कितना वर्क आउटपुट दे रहा है,
370 किलो जूल का इससे हमको वर्क भी मिल रहा है। मतलब ये हीट इंजन जो है 370 किलो जूल का वर्क भी दे रहा है और एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को भी रन करा रहा है। ठीक है, वेयर द हीट रिसीव्ड बाय इंजन इज 2100 किलो जूल। मतलब जो हीट इंजन के द्वारा जो हीट रिसीव किया जा रहा है वो कितना है, 2100 किलो जूल इंजन रिसीव किया जा रहा है। तो डिटरमाइन द कूलिंग इफेक्ट, यू हैव टू फाइंड द कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट मतलब क्या निकालना है बताओ, व्हाट यू हैव टू फाइंड। कूलिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, Q3 निकालना है सर। Q3 निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव टू फाइंड दिस Q3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। क्योंकि इसी Q3 के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग किसके कारण हो रहा है, दिस Q3 अमाउंट ऑफ हीट इज सक्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर ऑफ दिस स्टोरेज स्पेस कुड बी मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर। तो कहने का मतलब यू हैव टू फाइंड Q3। इज इट क्लियर, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं। हमको सीओपी, रेफ्रिजरेटर का सीओपी क्या है, रेफ्रिजरेटर का सीओपी वो क्या होता है, चूंकि ये क्या है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो सीओपी क्या होता है, TL/TH-TL होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास TL है। TL क्या है यहाँ पे हमारे पास, TL का वैल्यू क्या है बताइए, -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। -18 प्लस उसको 273 कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है जो टेम्परेचर है उसको हम लोग किस में रखेंगे, डिग्री कैल्विन में रखना है। तो -18 प्लस 273 बाई TH-TL, मतलब 14 माइनस -18, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको, COP निकल जाएगा। COP कितना निकला, COP यहाँ से निकल गया 4.396। ये COP किसका निकल गया, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का COP निकल गया 4.396। और हमको पता है कि ये COP किसके बराबर होता है, एक COP बराबर होता है डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है, Q3 बाई वर्क इनपुट। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये COP का जो है ना, COP जो है, COP का फॉर्मूला जो होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर इफेक्ट। तो यहाँ डिजायर इफेक्ट क्या है, Q3 वर्क इनपुट। सिंस ये क्या है रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल को हम लोग टेम्परेचर के टर्म में भी लिख रहे हैं, TL डिवाइडेड TH-TL। तो TH इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4.396। तो कहने का मतलब ये हो गया कि Q3 बाई वर्क इनपुट क्या हो गया, 4.396 आया, जो कि हमारे पास पहला इक्वेशन है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए Q3 चाहिए। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड दिस Q3। तो Q3 कब निकलेगा, यदि हमको वर्क इनपुट निकल जाए तो क्या हमारा यहाँ से Q3 निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे जो है इंजन क्या है, 1 क्या है, हमको यहाँ पे वर्क इनपुट निकालना है। जैसे हमको यदि यहाँ से हीट इंजन W1 अमाउंट ऑफ वर्क यदि प्रोड्यूस कर रहा है और ये W2 अमाउंट ऑफ वर्क ये सप्लाई कर रहा है किसको, रेफ्रिजरेटर को रन कराने के लिए, तो नेट वर्क हमारे पास कितना मिल रहा है, W1 माइनस W2। यदि दिस हीट, सपोज दैट दिस हीट इंजन प्रोड्यूसेड W1 अमाउंट ऑफ वर्क एंड इस W1 अमाउंट ऑफ वर्क से W2 वर्क काम किसके लिए सप्लाई कर रहा है, ये रेफ्रिजरेटर को रन कराने के लिए, तो हमारे पास कितना वर्क मिलेगा, तो W1 माइनस W2 हमारा वर्क मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 370 किलो जूल है। तो यदि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है W2 निकल जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा इस फॉर्मूला से हमको Q3 निकल जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, W2 चाहिए। तो W2 हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, W2 कब मिलेगा, जब हमको W1 मिल जाए। यदि हमको W1 मिल जाए तो क्या होगा, W1 मिल जाए तो इसमें क्या होगा, ये W1 माइनस W2 क्या होगा, यहाँ से W1 माइनस W2 क्या है, W1 माइनस W2 कितना, 370 है ना, उस समय दिया हुआ है। यदि हमको W1 मिल जाए तो इससे W2 मिल जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमको चाहिए W1 मिल जाएगा तो ऑलरेडी हमको W2 मिल जाएगा। अब W1 कैसे मिलेगा, W1 के लिए हमको आना पड़ेगा, अभी हीट इंजन का हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हीट इंजन में इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग हीट इंजन, चूंकि हीट इंजन क्या है, ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। हीट इंजन क्या है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो हीट इंजन का हम लोग, रिवर्सिबल हीट इंजन का हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन का क्या होगा, 1 माइनस TL/TH है, होता है कि नहीं, याद है रिवर्सिबल हीट इंजन का, यस। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस TL कितना है इसका, 40 डिग्री। तो 40 प्लस 273
40 + 273 है, TH कितना है 600, क्योंकि हीट इंजन 600 और 40 के बीच काम कर रहा है, 60 + 273। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से इफिशियंसी मिल गया इस हीट इंजन का इफिशियंसी हमको यहाँ से मिल गया। और ये हीट इंजन क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है हीट इंजन का, इफिशियंसी क्या होता है, दिस इफिशियंसी इज आल्सो इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? एफिशिएंसी जो हीट इंजन का होता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या है, वर्क आउटपुट। ये वर्क आउटपुट यहाँ पे क्या है, हीट इंजन का यहाँ पे वर्क आउटपुट क्या है, W1 है, W1 बाय हीट सप्लाई क्या है यहाँ पे, Q1 है। एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं इस फॉर्मूला से। तो एफिशिएंसी मिल गया, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास Q1 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से W1 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, W1 निकल जाएगा। W1 निकलेगा तो हमारे पास क्या है, W1 - W2 दिया हुआ है 370 किलो जूल, यहाँ 370 किलो जूल दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको चूंकि W1 हमारे पास आ गया है, तो यहाँ से W2 मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे W2 की यही वर्क इनपुट क्या है, W2 है, किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास इसका, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को जो है ना क्लॉसियस इनइक्वालिटी दूसरे मेथड से सॉल्व किया गया, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी देख सकते हो। वो अप्रोच क्लियर है, अभी जो हम बताया वो अप्रोच क्लियर है ना, कि भाई एफिशिएंसी निकाल लिए, एफिशिएंसी हम लोग वहां से निकाल लिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय Q1, और चूंकि वर्क Q1 दिया हुआ है तो वहां से हमारे पास क्या निकल गया, वहां से हमारे पास आ गया W1 आ गया, तो उसको हम लोग कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ जो सॉल्व किया और W क्या है दिया हुआ है, W1 क्या होगा बताइए, W1 क्या होगा, Q1 - Q2 होगा कि नहीं। W1 जो है Q1 क्या होगा, W1 + Q1 होगा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से। W1 क्या हो जाएगा, Q1 माइनस ये Q2 हो जाएगा, Q1 - Q2 हो जाएगा। तो W1 = Q1 - Q2। तो हमको Q1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, यदि Q2 का वैल्यू निकल जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऑलरेडी हमारे पास W1 आ जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, या इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है, हीट इंजन क्या है मेरा, व्हाट इज दिस हीट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो ये रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल और dq/dt क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, सुन पा रहे हो, यस सर, यस। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी में साइक्लिक इंटीग्रल dq/dt क्या होगा, चूंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है, मेरा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो क्या होगा यहाँ पे, साइक्लिक इंटीग्रल dq/dt बराबर, यहाँ पे क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि Q1/T1 - Q2/T2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे Q1/T1 - Q2/T2 जो ऑलरेडी हम देखे हैं, Q2/T2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस कहने मतलब क्या होगा, Q1/T1 क्या होगा, Q2/T2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से Q2 मिल गया, तो Q2 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, Q1 T2/T1, Q1 का वैल्यू दिया होगा, T2 का वैल्यू। ध्यान ये रखना, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, डिग्री केल्विन होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। इसको पुट कर दिए तो हमारे पास Q2 आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ से W1 निकल गया। W1 जो है यहाँ पे जो है क्या है, Q1 - Q2 है, यहाँ पर W1 आ गया, तो यहाँ से W नेट निकल गया। W नेट क्या होगा, W1 - W2 क्वेश्चन में 370 दिया हुआ है, और W1 यहाँ से क्या निकल चुका है, यहाँ पर 1347.1 किलो जूल है। तो यहाँ से हमको W2 मिल गया। W2 यही W2 Win है ना, वर्क इनपुट है रेफ्रिजरेटर के लिए, इसको यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ से कूलिंग इफेक्ट निकल गया 4295.2 किलो जूल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझे कि नहीं समझे इस न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से तो ये डायग्राम पहले से दिया रहेगा सर, क्या, ये मशीन का डायग्राम पहले से दिया रहेगा, मशीन का डायग्राम तुमको खुद बनाना है। ओके सर। सिंपल डायग्राम है, देखो सिंपल, तुम चीजों को समझ लेना है कि भाई एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये दो टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है। तो ये तो क्लियर है, एक हीट इंजन बना लेना है जिसमें Q1 Q2 T1 T2 ऑलरेडी हम जानते हैं, यहाँ से वर्क आउटपुट निकला। अब इस वर्क आउटपुट से क्या करना है, दो काम कर रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर भी चला रहे हैं, ऐसे कुछ वर्क भी ले रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर का डायग्राम तुमको ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे Q3 ले रहे हैं, यहाँ पे Q4 ले रहे हैं, और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई रेफ्रिजरेटर चलाना है तो यहाँ वर्क देना पड़ेगा, तो ये W2 ले लिए, W2 निकला तो यहाँ से W2 आ गया। इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लिए। क्लियर है ना, ओके सर। हाँ
अब दूसरा प्रॉब्लम देखिए, इसका न्यूमेरिकल जो बोल रहे हैं ना कि न्यूमेरिकल उसका स्कोरिंग है और ये बहुत इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, सिंपल इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है और क्लॉसियस इनइक्वालिटी को दिमाग में रखना है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी को याद रखना है और इफिशिएंसी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन और सीओपी, बस इतनी सारी चीज़ों को दिमाग, ये 4 इक्वेशन को यूज करना, फटाफट तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इधर इस क्वेश्चन को देखो, फिगर शोज ए रिवर्सिबल साइकिल, फिर से ध्यान रखना है, यहाँ फिर से रिवर्सिबल आ गया। दिस फिगर शोज, अब यहाँ फिगर शोज मतलब क्या, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन के लिए अब इसमें ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। फिगर शोज ए रिवर्सिबल साइकिल ड्यूरिंग व्हिच इट एक्सचेंजेस हीट विथ 3 थर्मल रिजर्वॉयर्स। मतलब ये जो इंजन क्या है, रिवर्स, सबसे पहले इंजन रिवर्सिबल है, ये क्या कर रहा है, 3 रिजर्वॉयर के बीच ये हीट एक्सचेंज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, देयर आर 3 रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर ए, रिजर्वॉयर बी एंड रिजर्वॉयर सी, देयर आर 3 डिफरेंट रिजर्वॉयर्स एंड दिस engine is exchanging heat between all 3 reservoirs and develops 1000 kilojoule of work। ये क्या हो रहा है, 1000 किलोजूल ऑफ वर्क क्या हो रहा है, ये डेवलप कर रहा है। वर्क आउटपुट क्या है यहाँ पे, 1000 किलोजूल ऑफ वर्क डेवलप कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ QB एंड QC। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ QB एंड QC। QB और QC का डायरेक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन QA का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। This direction is given. This reversible heat engine A receives 5000 kilojoule of heat from reservoir A। लेकिन इस reservoir B और C से heat exchange का डायरेक्शन क्या है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और इसका क्या मैग्नीट्यूड है, this is also, these things are not given in question। You have to find the direction and magnitude of this QB and QC। Is it clear? Yep, clear है? Yes। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा हमको क्या बता रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पे, हाँ इस डायग्राम को यहाँ पहले डायग्राम को पहले ले लिए, ठीक है। चलिए ये डायग्राम हमारे पास आ गया। इंजन रिवर्सिबल इंजन है, टेम्परेचर इसका 1000 केल्विन है, एक का 300 केल्विन है, दूसरे का 500 केल्विन है, ABC 3 रिजर्वॉयर है। दिस heat engine A receives 5000 kilojoule of heat from this reservoir। हम ये मान के चल रहे हैं, let us assume that this Q3 and QC, जो Q3 जो है ना, ये हीट रिजेक्ट किया जा रहा है B को, और QC की रिजेक्ट किया जा रहा है किसको, C को। मतलब this Q3 amount of heat is rejected to sink B and this QC amount of heat rejected to sink C। हम ये assume कर रहे हैं, मेरा ये assumption है, यदि इस न्यूमेरिकल में ये मेरा एजम्पशन है Q3 और Q3 और QB और QC यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और यदि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर यदि इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, दैट मींस यदि इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया तो दैट मींस क्या हो गया, इसका डायरेक्शन जो एजम्पशन मेरा गलत था। इसका मतलब क्या हो गया कि Q3 का वैल्यू तुम्हारा दो ही, QB और QC का वैल्यू, QA का वैल्यू तो समझ दिया हुआ है, अब QB और QC का वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब यदि QB और QC का जो वैल्यू आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। यदि पॉजिटिव आ गया दैट मींस मेरा डायरेक्शन जो हम एज्यूम कर रहे हैं तो वो मेरा एज्यूम्शन सही है, लेकिन इफ यू गेट नेगेटिव वैल्यू दैट मींस व्हाट विल हैपन, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस Q3। जो भी तुम्हारा जिसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, QB QC किसी का नेगेटिव आ गया, दैट मींस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। तुमको डायरेक्शन क्या करना, अपवर्ड कर देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इस बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो? Yes sir। Yes। So this is our assumption that let the direction of QB and QC are downward। ये मेरा assumption है। अब assumption के आधार पे हम न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे। अब डिपेंड करता है QB और QC का जो उसका साइन आएगा ना, वो साइन बता देगा कि हमारा assumption सही है गलत है। चलो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए तो क्या हो गया, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, ये हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग देख पा रहे हैं क्या होगा, इस QA इक्वल टू W प्लस QB प्लस QC। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 5000 इक्वल टू 1000 प्लस QB प्लस QC। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ये QB प्लस QC क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। QB प्लस QC कितना हो जाएगा, 4000। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। लेट अस सपोज दिस इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से मेरा ये पहला इक्वेशन आ गया, दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी में। चूंकि तुमको बार बार बोल रहे हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी को हमेशा याद रखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंजन क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल dq/dt क्या होता है, 0 होता है।
अब इस वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो, तो 5000 किलो जूल ऑफ हीट इज एडेड टू दिस हीट इंजन एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन। तो जैसे ऐड किया जा रहा है तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो 5000 डिवाइडेड 1000 क्यू बाई टी है ना, इसको हम बोल रहे हैं क्यू ए बाई लेट अस सपोज ये टी ए, ये टी ए है, ये टी बी है और ये टी सी है। तो क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई टी ए, साइन यहाँ क्या होगा, प्लस हो गया, ये प्लस साइन हो गया, यहाँ क्या हो गया, क्यू ए बाई यहाँ टी हो गया प्लस Q3 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंजन से क्या हो रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या हो गया, साइन यहाँ माइनस हो गया, ये दिस वन। QB अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, तो कितना पे, 300 केल्विन पे, तो माइनस Q3 बाई 300। सिमिलरली दिस QC अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू 500 केल्विन ऑफ दिस सिंक, तो दिस इज माइनस QC। तो कहने का मतलब यहाँ से हमको QB और QC में हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये QB और QC में हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, QB में पहला इक्वेशन एनर्जी बैलेंस का आया है, दूसरा इक्वेशन आ गया एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमको QB का वैल्यू जो है आ रहा है, दिस इज माइनस, ध्यान रखना, माइनस 2250 किलो जूल, और QC का वैल्यू आ रहा है 6250 किलो जूल, ये प्लस है। QC का वैल्यू क्या प्लस में है, QB का वैल्यू माइनस में है। तो QB का वैल्यू माइनस में है, तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो है हमारे पास जो सही जो डायरेक्शन, जो हमारा जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, क्या होगा, दिस इज माई क्यू ए, ये टी ए, टी बी, टी सी दिया हुआ है। अब क्यूबी का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो दैट मीन्स हमारा एजम्पशन हम क्या लिए हुए थे, हम एज्यूम किए थे डाउनवर्ड है, लेकिन ये डाउनवर्ड नहीं होगा, क्या होगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। और क्यूसी का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स हमारा एजम्पशन सही है। इसका मतलब क्यूसी का वैल्यू हमारा ये नीचे आएगा और क्यूबी का वैल्यू ये अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, और ये मेरा हीट इंजन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अब हम लोग फाइनली क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो सोर्स है, टी और टीबी क्या है, सोर्स है, और टीसी क्या है, सिंक है, इससे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हमारे पास ये फाइनल जो है, ये मेरा आ गया फाइनल डायग्राम। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्यूबी इज नेगेटिव, इट मींस दैट द डायरेक्शन assumed by us is wrong and the direction of QB is upward. क्लियर है, क्लियर है, यस। इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ रहा है, यस। ओके। अब ये तीसरा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, इसको डायग्राम खुद से बनाना है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि टू रिवर्सिबल हीट इंजन A and B आर अरेंज्ड इन सीरीज। दो रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ फिर से रिवर्सिबल आ गया, रिवर्सिबल, इसलिए याद रखना है इसको हमको हाईलाइट रखना है। टू रिवर्सिबल हीट इंजन A एंड B, ये इंजन A है और एक इंजन यहाँ B है। ये क्या किया जा रहा है, सीरीज में, अरेंज सीरीज मतलब क्या हो गया, यदि ये इसका टेम्परेचर यदि हम यहाँ पे T1 लें और ये इसका टेम्परेचर यहाँ पे T2 लें और इसका टेम्परेचर यहाँ पे T3 लें, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो अमाउंट, यदि सपोज दैट ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड यहाँ से ले रहा है और Q3 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, ये सेम जो Q3 अमाउंट जो हीट रिजेक्ट कर रहा है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, ये QB को सप्लाई कर देगा। और ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया T1 से, Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया और इससे वर्क कितना निकला, WA अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाई किया। Whatever heat is rejected by engine A, this same quantity of heat is supplied to engine B. तो कहने का मतलब कि सीरीज का मतलब यही है कि सीरीज का मतलब क्या हो गया कि जो तुम वेस्ट कर रहे हो, जैसे दो आदमी सीरीज में है तो मतलब जो पहला इंजन जो वेस्ट कर रहा है ना, वो वेस्टेज हीट क्या होगा, इंजन बी को सप्लाई कर दिया गया। ये Q3 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, इंजन बी को सप्लाई कर दिया गया। ये क्या हो गया, WB हो गया, यहाँ से WB अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाई किया और ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट कर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, हीट इंजन ए रिजेक्ट्स हीट डायरेक्टेड टू बी। इंजन ए receives 300 kilojule of heat. इंजन ए, this is Q1 is equal to how much, ये दिया हुआ है 300
kilojoule of heat. Engine A received 300 kilojoule of heat at temperature of 427 degrees centigrade. That means this is given 427 degrees centigrade. This is given T1 from a high temperature source. ठीक है? While engine B rejects heat to sink at 7 degree. While engine B rejects heat to sink, मतलब इसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 7 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन में दिया हुआ है. That means T2 is equal to 7 degree centigrade. Engine B rejects heat to sink at 7 degree centigrade. If work output of A is 2 times of work output B, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि if WA is equal to 2 times of WB, then you have to calculate, find the intermediate temperature of A and B. You have to find intermediate temperature, मतलब the T3 is the intermediate temperature. Why? इंजन A जो है ये क्या कर रहा है, ये T3 को रिजेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ से टेम्परेचर को ये क्या हो रहा है, ये सिंक, ये इसके लिए सिंक है तो इसके लिए क्या हो गया, सोर्स हो गया. इंटरमीडिएट टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, T3. Efficiency of each engine, efficiency of A and efficiency of B, you have to find this efficiency. And heat rejected by engine A, you have to find the heat rejected by engine A. That means यहाँ पे क्या हो गया, this quantity, you have to find this quantity, heat rejected by engine A. You have to find Q3. Heat received by engine B, मतलब जो Q3 मतलब इंजन B के द्वारा सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ रिसीव किया जा रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड Q3. तो कहने मतलब क्वेश्चन में क्या सब निकालना है आपको सबसे पहले निकालना है T3 निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालने हैं, एफिशिएंसी ऑफ इंजन A, एफिशिएंसी ऑफ इंजन B एंड दिस क्वांटिटी ऑफ Q3. इज इट क्लियर? Yes. क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है तो इसका आंसर भी क्लियर है. सिंपल इसमें अप्रोच क्या लगाना है, हमारे पास जो बेसिक रूल है थंब रूल यूज करना है. इस थंब रूल यूज करके हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ WA इक्वल टू 2WB. हम यहीं से इसको उठाते हैं. तो क्या हो, WA क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q3. ठीक है? WA क्या हो जाएगा, ठीक है? दिस इज इक्वल टू WB इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2. इज इट क्लियर? यहाँ से हम लोग क्या होगा, 2Q3 माइनस 2Q2. तो क्या होगा, Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 3Q3. ठीक है? यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया आपको, Q1 की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा 3Q3 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 300 है कि 3000 है, 300. तो ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन, किस में आ गया, Q3 और Q2 में. 3Q3 माइनस 2Q2 इक्वल टू 3Q3 माइनस 2Q2 इक्वल टू 300. क्लियर है? Yes. हाँ. Yes, sir. ओके. अब जो है यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन A WA by Q1, this is equal to 1 minus T3 by T1 होगा. Yes. इसकी एफिशिएंसी बात कर रहे हैं, इंजन A की एफिशिएंसी क्या होगा, 1 माइनस TL बाई TH. TL यहाँ पे क्या है, यहाँ T3 है, TH क्या है, यहाँ पे T1 है. Efficiency of A is equal to WA by Q1. This is equal to this one. Let us see question number 1. Efficiency of B क्या होगा, WB by Q3. WB by Q3 होगा. ठीक है? क्लियर है? W by Q3 क्या होगा, 1 माइनस
बताइए। 2/T3. T2/T3 क्लियर है। 1 - T2 क्या है यहाँ पे, T2 क्या है यहाँ पे 7 डिग्री है, तो 280 प्लस बाई T3 हमको निकालना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। WA यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ से WA क्या हो जाएगा, यहाँ से WA क्या हो जाएगा Q1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 200, 300 माइनस 1 माइनस T3/T1। T3 है, T1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 427 है, 427 प्लस 273, ये तुम्हारा WA आ गया। और WB क्या है, WB क्या है, WB इज Q3 इंटू 1 माइनस 280/T3, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, WA इसका क्या है 2WB है। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, ठीक है। तो चलो ये हमारा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। चलो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अब चलिए, अब इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंजन ए के लिए, इंजन के ए क्या रिवर्सिबल इंजन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लॉसेस इक्वलिटी लगा रहे हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इक्वल टू 0 हो जाएगा इंजन ए के लिए। तो क्या हो जाएगा इंजन ए के लिए Q1 मतलब ये क्या हो गया 300, देखो यहाँ पे Q1 बाई, देख पा रहे हो, Yes. Q1/T1 माइनस Q3/T3 दिस इक्वल टू 0, क्लियर है। हम इंजन ए की बात कर रहे हैं, Q1/T1 माइनस Q3/T3 0। क्वेश्चन में Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 300, T1 का वैल्यू दिया है 427 प्लस 273। तो कहने का मतलब यहाँ से Q3/T3 का वैल्यू निकल गया, निकल गया, Yes. निकल गया ना Q3/T3 का, क्लियर है। जी सर। Yes, अब यहाँ से sir. हम लोग इंजन बी के लिए निकाल रहे हैं, बी भी रिवर्सिबल है, तो बी के रिवर्सिबल क्या करना होगा, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t 1 सेकेंड 0। तो क्या होगा Q3/T3 इक्वल टू Q3/T3 पॉजिटिव है, दिस इज इक्वल टू Q2/T2, Q2/T2, क्लियर है ना, ठीक है। Yes. Q3/T3 का वैल्यू आपको निकला हुआ है यहाँ पे, और Q2/T2 का वैल्यू तुमको पता है, T को यहाँ T2 क्या है 280 है, और Q3/T3 का वैल्यू यहाँ से तुमको निकल गया, Q3/T3 यहाँ से निकल गया, यहाँ से Q2 निकल जाएगा, निकलेगा निकलेगा Q2 का वैल्यू। Yes. तो कहने का मतलब है कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी हम लगाएंगे रिवर इंजन ए पे, तो वहां से Q3/T3 का वैल्यू निकला, तो ये कितना निकलेगा 300 बाई, ये हो गया 700, 427, हाँ, तो ये हो गया 3/7, मतलब Q3/T3 का वैल्यू हो गया 3/7। अब ये Q2/280 इक्वल टू 3/7, क्या हो गया 40, तो Q2 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 किलो जूल। अब Q2 का वैल्यू 120 आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में तो क्या होगा 3Q3 क्या हो जाएगा 300 माइनस 240, 120 बार होगा 240 होगा ना, ये क्या हो जाएगा 60, तो Q3 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से आपको निकल गया Q2 का वैल्यू निकल गया 120 किलो जूल, Q3 का वैल्यू आ गया 20 किलो जूल, है ना। यहाँ से देख लो
Q3 कितना आ गया? Q3 is 20 kilojoule, and this Q3 same amount of heat will be supplying there, and this Q2 will be how much? 120 kilojoule. 120 किलोजूल। तो सिंपल क्या करना है, इसको हटा लो, इफिशिएंसी वालों को हटाओ, इसको हटा दो। आपको क्या करना है, हम लोग सबसे पहले पहला अप्रोच क्या लगाए, W A इक्वल टू WB। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एनर्जी बैलेंस से हमारे पास इक्वेशन आ गया 3Q3 माइनस 2Q2 इक्वल टू 300। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्लॉसेस इनइक्वालिटी ए में लगा दिए और बी में यूज किए, दोनों इंजन में यूज किए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस सबको यूज करके हमारे पास यहाँ से इस दोनों को यूज किए तो यहाँ क्या निकल के आ गया कि हमको निकल के आ गया Q2 निकल के आ गया, Q2 आ गया। यहाँ से हम लोग Q2 का वैल्यू आ गया 120, यहाँ से Q3 हम लोग निकाल लिए 20। Q3 का वैल्यू आ गया। अब जब इतना सब कुछ आ ही गया है तब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है। अब Q3 का वैल्यू तुम्हारा 20 किलो जूल आ गया, तो क्या हो गया 300 में 20 किलो जूल यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा 280 किलो जूल क्या होगा, वर्क किया जाएगा, होगा कि नहीं? इज इट क्लियर? इंजन ए 300 किलो जूल का हीट ले रहा है और ये 20 किलो जूल रिजेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स 280 किलो जूल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्क सप्लाई कर रहा है। इससे क्या इंजन ए का एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा? इंजन ए का एफिशिएंसी क्या निकलेगा, डब्ल्यू ए बाई Q1। ये क्या निकल गया, इंजन ए की एफिशिएंसी आ गई। सिमिलरली इंजन बी की एफिशिएंसी, अब इंजन बी जो है कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में ये तुम गलती क्या की हो, यहाँ पे ऐड कर दो 3Q3 माइनस 2Q2 कितना है 300 है, तो 3Q3 क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हैं? यस सर। यस, ये 180 हो जाएगा। Q3 कितना हो जाएगा 3Q3 माइनस 2Q2 से 300, तो 3Q3 क्या होगा 300 प्लस 2Q2, Q2 120 आया है तो 240, दिस इज 540, 540 बाई 3 180, तो कहने मतलब Q3 क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। दिस इज 180, दिस इज 180, 180 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 120, ठीक है कि नहीं? 120 180 120 क्या होगा 300 हो जाएगा। ये फिर 180 आपका यहाँ पे आएगा, 180 सप्लाई किया गया तो 180 सेम सप्लाई कर दिया गया, और इसमें 120 किलो जूल यहाँ पे किया जाए तो वर्क कितना हो गया 60 किलो जूल, है कि नहीं? 180 में 60 120 रिजेक्ट किया गया तो 60 क्या होगा वर्क मिला। अब यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिए, एफिशिएंसी क्या होगा डब्ल्यू ए बाई Q1, डब्ल्यू ए कितना है 120 बाई 300, एफिशिएंसी निकल गया। इस एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी चूंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है, दिस इज एफिशिएंसी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T1, है कि नहीं? ये रिवर्सिबल है ना, तो रिवर्सिबल क्या एफिशिएंसी के टेम्परेचर के टर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ T1 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या T3 निकल जाएगा, T3 निकलेगा कि नहीं यहाँ से? इस तरह से हम लोग इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकाल लिए, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया, एफिशिएंसी ए निकल गया, एफिशिएंसी ए निकल गया तो एफिशिएंसी बी भी निकालना बहुत आसान है। एफिशिएंसी बी कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई Q3, डब्ल्यू बी बाई Q3 हो जाएगा, है ना, डब्ल्यू बी बाई Q3 हो जाएगा। डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पे 60 है, Q3 क्या है 180 है, यहाँ 1/3 मतलब ये 33.33% यहाँ एफिशिएंसी निकल गया। तो कुल मिला के हम लोग इस इक्वेशन को इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या हम क्या क्या यूज़ किए, हमारे पास सबसे पहला डब्ल्यू ए इक्वल टू WB है, इसको यूज़ किए हैं, और दूसरा क्या किए हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी यूज़ किए हैं। इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको हमारे पास जो डेटा हमको चाहिए था, जो डाटा रिक्वायर्ड था वो डाटा मिल गया,
अब डाटा मिल गया तो क्या करना है हम लोग को, सबको इसको पुट कर देना है और यहाँ से निकाल लेना है। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है। लॉसेस इनइक्वालिटी की हेल्प से हम लोग क्या किए, यहाँ से जो है Q3 का वैल्यू आ गया, WH का WB, इससे हम लोग यहाँ से सब कुछ यहाँ Q2 का वैल्यू आ गया, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिए, सब एफिशिएंसी सब कुछ निकला हुआ है। इज इट क्लियर? ओके। हाँ, इस तरीके से न्यूमेरिकल में हम लोग को सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को तुमको एक बार तुम वहां तक अपडेट करो, इस न्यूमेरिकल को तुम खुद से ट्राई करके बताओ। सिंपल न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। सिंपल न्यूमेरिकल है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकेंड लॉ में इस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तुमको हम ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को तुम पहले ट्राई कर लो। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्रोपी पे चलेंगे। ये हमारा सेकेंड लॉ का जो है, हम लोग सेकेंड लॉ में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को हम लोग देखे हैं, समराइज किए सेकेंड लॉ को, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए, इससे आइडिया तुमको लग गया होगा कि इस सेक्शन में करना क्या है। इस सेक्शन में बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमको जो बेसिक जो क्लॉसेस इनइक्वालिटी और एनर्जी बैलेंस और जो भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, रिवर्सिबल है तो उसका जो भी टेम्परेचर के टर्म में होगा उसका बेसिक फॉर्मूला, उसको ध्यान, 5-6 फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।